नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह आप देख ही रहे होंगे, लिखा हुआ है वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप ये कक्षा 10 के नवीनतम पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इस वाक्य के स्वरूप से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन वाक्य के स्वरूप से अवश्य आएगा। तो चलिए देखते हैं कि वाक्य क्या है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के आधार पर भी उनके कितने और भेद होते हैं, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, यानी कि वाक्य है क्या। तो लिखा है शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सीधी सी बात हो गई कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित स्वरूप, व्यवस्थित समूह का मतलब यानी कि जो क्रम से हो, है ना, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, क्रिया के अनुसार व्यवस्थित स्थान पर लगा हो, उसको हम वाक्य कहेंगे। अथवा किसको वाक्य कहेंगे। लिखा हुआ है किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से, आगे जो यहाँ लिखा है अभिव्यक्ति, यहाँ अभिव्यक्ति नहीं होगा, यहाँ अभिव्यक्त शब्द होगा। ये जो ई की मात्रा है ये नहीं रहेगी, अभिव्यक्त शब्द होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा बच्चों कि भाव को, हाँ, किसी विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्त करने का वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि जब हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, किसी के सामने बताते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। यानी कि हमारी बात दूसरे तक पहुंच जाती है, हम क्या कहना चाहते हैं, वाक्य में क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें। और एक देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए ये क्रम से व्यवस्थित समूह है। देखिएगा, विद्यार्थी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, यानी कर्ता है। फिर वह कर्म कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ना उसका कर्म हो गया। फिर अंत में आती है क्रिया, है ना। तो विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे कि आप अंग्रेजी में समझते हैं, उसी तरीके से ये वाक्य की परिभाषा है कि कर्ता यदि हम सही जगह पर रख रहे हैं, क्रिया उसकी सही जगह पर है और कर्म सही जगह पर है, तब हमारा वाक्य सही बनता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसके कितने अंग होते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा क्या होता है? विधेय। चलिए अब इसको पर समझते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन। उद्देश्य की परिभाषा ये लिखी हुई है कि वाक्य का कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, यानी सब्जेक्ट, वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। उद्देश्य कौन हो गया? कर्ता। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। यानी जिसके विषय में हम कुछ कह रहे हैं वह हमारा क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और दूसरी बात क्या? कर्ता, यानी करने वाला। आगे लिखा कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई कर्ता है और उसका कोई विशेषण है तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा? उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका उद्देश्य है वह क्या है? कर्ता, यानी कर्म को करने वाला, वह हमारा कर्ता कहलाता है। फिर बात आती है विधेय की। विधेय क्या है? विधेय क्या है? विधेय है उद्देश्य अर्थात कर्ता। उद्देश्य अर्थात कर्ता। कर्ता क्या करता है? कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय। यानी कर्ता के विषय में जो भी बात की जाएगी वो हमारा विधेय कहलाएगा। कर्म, कर्म कौन करेगा? कर्ता करेगा। कर्म के विशेषण, वह कर्म को कैसे कर रहा है, कैसी विशेषता के साथ कर रहा है। उसकी क्रिया, यानी कि करने वाला की क्रिया, तथा क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया करने के का ढंग। कारक, यानी कारक चिन्ह, उस कर्म को, कर्म कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए सब कारक चिन्ह है। कारक, पूर्वकालिक क्रिया, उसने पहले भी 2 कार्य कर रखे हों तो उसको हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। और कहा आगे वाक्यांश, क्या कहा? वाक्यांश आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे इस तरीके से। विधेय में क्या क्या चीजें आती हैं? विधेय में उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय
कहलाता है। कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण, कारक, पूर्वकालिक क्रिया, वाक्यांश आदि इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? विधेय के अंतर्गत। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से उद्देश्य और विधेय को समझेंगे। उद्देश्य लिखा हुआ राधा और विधेय क्या है? पढ़ती है। अब राधा पढ़ती है, राधा के विषय में बात करिए। पढ़ कौन रहा है? राधा। राधा हो गई कर्ता, कर्ता हो गया उद्देश्य। पढ़ती है, ये हो गई क्रिया, तो ये क्या हुआ? ये विधेय हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। लिखा हुआ है कपिल फुटबॉल खेल रहा है। कपिल, फुटबॉल कौन खेल रहा है? कपिल। तो कपिल क्या हुआ? उद्देश्य, यानी कपिल कौन है? कर्ता। और फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलना उसका कर्म है। तो अभी हमने विधेय में पढ़ा था कि विधेय में क्रिया भी आती है, ऊपर पढ़ती है क्रिया आई थी। अब इसके बाद इसका कर्म आ गया है, फुटबॉल खेल रहा है। खेल रहा है, यहाँ पर भी हमारी क्रिया है, रहा है, रही है, रहे, सब देखते ना कि खेलने की क्रिया हो रही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये विधेय हो गया। तीसरा उदाहरण दिया गया कि वह खाना बनाकर विद्यालय जाती है। अब खाना बनाकर विद्यालय कौन जाती है? वह। तो वह क्या है? कर्ता। तो कर्ता क्या हुआ? उद्देश्य। यहाँ कहा गया खाना बनाकर, अभी हमने पढ़ा था वहाँ पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पहले तो खाना बना रही है, उसके बाद में विद्यालय जाती है, दो काम कर रही है वह। तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया और क्रिया जो होती है, और विद्यालय, कर्म क्या है उसका? विद्यालय को जाना। तो कर्म भी है यहाँ, पूर्वकालिक क्रिया भी है और क्रिया भी है। तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा? ये सारा का सारा विधेय हुआ। तीसरा लिखा हुआ आयुष धीरे धीरे चलता है। अब आयुष जो है, धीरे धीरे कौन चलता है? आयुष। तो आयुष कौन हुआ? उद्देश्य। और धीरे धीरे चलने की जो क्रिया विशेषण है वो बता रहा है कि चलने की जो उसकी गति है वो धीरे धीरे है। तो इसलिए धीरे धीरे हमारा हो गया क्या? विधेय। मतलब विधेय क्यों हुआ? कि विधेय में हमारी क्रिया भी आती है, कारक भी आता है और विशेषण भी आते हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी विधेय के अंतर्गत। फिर आया पूर्वी के पिता ने छोटे बच्चे को चॉकलेट दी। यहाँ पूर्ण विराम लगाना रह गया है तो लगा लीजिएगा। पूर्वी के पिता ने, अच्छा, छोटे बच्चे को चॉकलेट दी। अब छोटे बच्चे को क्या दिया गया? चॉकलेट। अच्छा, किसने दी? पूर्वी के पिता ने। तो अब यहाँ छोटा सा केवल पिता करता नहीं होगा, पूर्वी नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे नाम सोच के सोचे कि पूर्वी नाम लिखा है बस पूर्वी कर्ता हो जाएगी, लेकिन नहीं। पूर्वी के पिता ने, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा? उद्देश्य होगा। और उन्होंने क्या किया? छोटे बच्चे को चॉकलेट दी। अच्छा, बच्चे की विशेषता यहाँ क्या बताई जा रही है? छोटा। बच्चा कैसा है? छोटा। बच्चा कैसा है? छोटा। तो ये छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? विशेषण है। छोटे बच्चे को क्या किया? चॉकलेट दी, है ना? चॉकलेट देने का कर्म किया। तो यहाँ पर ये कर्म और विशेषण और ये सब चीज़ें किस में आती हैं? विधेय में। तो हमने ये 5 उदाहरणों के माध्यम से समझा कि जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है, और विधेय के अंतर्गत हमारी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कारक चिन्ह, कारक, कर्म कारक वगैरह, ये सब चीज़ें हमारी विधेय के अंतर्गत आती हैं। तो आशा है इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। आगे है वाक्यों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब भेद, यानी कि वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? 2। यानी 2 आधारों पर हम वाक्य के भेद को समझ सकते हैं। तो वो 2 भेद कौन कौन से हैं? एक बताया गया इन्होंने, एक बताया कि अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। ये 2 भेद हैं। तो चलिए समझते हैं इन दोनों भेदों को। देखिएगा लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो भेद हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो भेद हैं आपके 8 प्रकार के। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और अंत में विस्मयवाचक। यहाँ पर लोग विस्मयादिवाचक भी कर देते हैं, तो विस्मयवाचक। ये 8 प्रकार के क्या हैं? अर्थ के आधार पर इसके भेद हैं। किसके? वाक्य के। यानी बहुत सारे वाक्यों को हम इन 8 आधारों पर अलग अलग विभाजित करते हैं। अब देखते हैं कि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा गया कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं?
एक है आपका सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ये 3 वाक्य हुए रचना के आधार पर, यानी कोई वाक्य हमें मिलता है और हमसे अगर उसमें कहा जाता है कि इसमें परिवर्तन करिए, इसको सरल वाक्य बनाइए, इसको संयुक्त वाक्य बनाइए या इसको मिश्रित वाक्य बनाइए, या कई बार परीक्षा में उदाहरण देकर पूछा जाता है कि ये कौन सा वाक्य है। तो अगर आपको पहचान होगी तो आप उसको कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर जो हमने 8 वेद पढ़े थे उनमें पहला क्या था? विधानवाचक वाक्य। विधान का मतलब क्या होता है? यानी कोई कार्य सृष्टि के निर्माण में स्वयं हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तो उसको हम विधान कहते हैं। यानी ये तो विधि का विधान है, नियम है, नियम के अनुसार ऐसा ही होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य है? तो लिखा जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की दशा का बोध कराने वाला सामान्य कथन हो उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की दशा या स्थिति का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसको हम कैसा वाक्य कहते हैं? विधानवाचक। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है। अब जो सूरज है वो पूर्व से निकल रहा है, तो ये कैसा वाक्य हुआ? ये विधानवाचक वाक्य हुआ अर्थ के आधार पर। इसका अर्थ जब हमने देखा कि ये सूर्य पूरब से निकलता है, कोई करता तो है नहीं, तो इसमें कुछ वैसा काम तो है नहीं, सूर्य निकलता है पूरब से तो रोज निकलता है, बारिश हो रही है तो ये विधानवाचक वाक्य है, धूप निकल रही है विधानवाचक वाक्य है। ऐसे कई सारे वाक्य हैं जो बिल्कुल साधारण हैं, स्वतः हो रहे हैं, उनको हम विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। अर्थ के आधार पर जो दूसरा हमारा वाक्य है वो है निषेधवाचक वाक्य। यानी निषेध का मतलब होता है किसी कार्य को न करना या कोई कार्य न होना, उसको हम क्या कहते हैं? निषेध। अब लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का या न करने का बोध हो का मतलब ज्ञान हो, अथवा निषेध प्रकट किया जाए, निषेध का मतलब किसी कार्य के लिए मना किया जाए, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा नेगेटिव सेंटेंस, वही हिंदी में निषेधात्मक वाक्य के नाम से जाना जाता है, तो उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि नल में पानी नहीं आ रहा है। अब मान के चलो क्या नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है। तो पानी नहीं आ रहा है, यहाँ जो नहीं शब्द हमने देखा, इससे हमने ये समझ लिया कि ये जो वाक्य है वो निषेधवाचक वाक्य है। कोई और भी उदाहरण इसके हो सकते हैं बहुत सारे। जैसे मान के चलो कि बुढ़िया चल नहीं सकती, या आपका ये भी हो सकता है कि बच्चे खेल नहीं रहे हैं। तो नहीं शब्द आते ही आप समझ जाएंगे कि ये ऐसा वाक्य हमारा कैसा होगा? निषेधवाचक वाक्य होगा। तीसरे नंबर का हमारा जो अर्थ के आधार पर वाक्य है वो क्या है? वो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये सबसे सरल होता है। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिससे कुछ पूछा जा रहा हो, और आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, किसने, किस लिए, किसको, ऐसे अगर हमारे जो शब्द बीच में आ जाते हैं जो कि प्रश्न करते हैं, तो इन सब को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लिखा हुआ नानी थैले में पैसे, थैले में क्या है? नानी थैले में क्या है? तो यहाँ क्या हमने देखा, तो ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। हमें नहीं पता थैले में क्या है, रुपए है, सब्जी है, गहने हैं, क्या हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो ऐसा वाक्य क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसी क्रम में अगला है हमारा इच्छावाचक वाक्य। कैसा वाक्य? इच्छावाचक। कई सारे लोग अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों से इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब इच्छावाचक वाक्य इन्होंने क्या बता दिया कि हमारी भावनाएं प्रकट हों। उदाहरण दिया, भगवान तुम्हें खुश रखे, या मान के चलो आपकी यात्रा मंगलमय हो, या मान के चलो आप हमेशा स्वस्थ रहें। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो अपनी कामना को व्यक्त करते हैं। हमारी इच्छा है कि आपके साथ ऐसा हो, आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों,
तो ये सारे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, है ना, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह हो मतलब शक हो, क्लियर नहीं हो चीजें, तो वहां पर संदेह रहता है। लिखा हुआ है शायद आज वर्षा हो, यानी कि कंफर्म नहीं है कि वर्षा हो। या कई बार लोग ऐसे कह देते हैं शायद आज पानी न बरसे, शायद आज रिया स्कूल ना आए। ऐसे जो शायद जहाँ शब्दों में लग जाता है, वहाँ अधिकतर जो वाक्य होते हैं वो हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में शायद लिखा होता है। तो ये ध्यान रखना कि शायद से अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है तो वो संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। अगले में क्या है? संकेतवाचक। अब यह संकेत जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, या जिनसे शर्त का बोध हो, शर्त लगा देते ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कई बार होता है ना कि तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा वो कर दूं। तो जाहिर सी बात है सहेलियां आपस में, दोस्त आपस में कह देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी वाली कॉपी में तुम्हारा जो प्रश्न उत्तर है वो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम कल मेरे लिए आलू के पराठे लेकर आना। तो ये शर्त लगी हुई है। तो जहाँ शर्त लग जाती है, शर्तात्मक जो वाक्य होते हैं वह भी कैसे होते हैं? संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। लिखा हुआ है कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब जाहिर सी बात है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। फसल अच्छी होती कब होती? जब वर्षा होती। तो वर्षा होने की क्रिया न होने के कारण जो फसल है वो अच्छी हो सकता है नहीं हुई हो। तो ये संकेत था किस बात का? कि वर्षा के न होने के कारण जो फसल है वह खराब हो गई। या दूसरा, कई बार आपने इन शब्दों को सुना होगा, लोग कह देते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। तो यानी कि अब पास कब होगे? जब मेहनत करोगे। तो मेहनत करने के बाद ही तुम्हारे पास होने की क्रिया संपन्न होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है। और शर्त क्या होती? यदि तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा वो काम कर दूं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? संकेत है। अगर ये काम तुम नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारा दूसरा काम नहीं करूंगी। ऐसी बातें आती हैं। तो ये कौन से वाक्य कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक का मतलब आज्ञा देना, ऑर्डर देना, आदेश देना। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध, अनुरोध नहीं अनुरोध, यहाँ पे भी ई की मात्रा गलत लगी हुई है तो ये गलत है, अनुरोध शब्द है। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो, जैसे कि उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो समझ में आया आपको? यानी कि जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध ही नहीं अनुरोध, ये बार बार मैं कह रही हूँ, अनुरोध शब्द गलत है या मात्रा गलत लगी हुई है। तो अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है कक्षा से बाहर जाओ। कई बार क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो शैतानी कर रहे होते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार अध्यापक या शिक्षक गण उनसे कह देते हैं कि आप कक्षा से बाहर जाओ। तो बाहर जाओ ये आज्ञा दी गई। या आप कल घर आइएगा, ऐसे भी वाक्य और हो सकते हैं कि आप कल घर आइएगा। तो घर आइएगा क्या है? आपका प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये आज्ञा ये कि आप कल घर आइएगा, तो यानी कि आप उनसे कह के जा रहे हैं कि आप वो आपके घर आए। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। अब हम आगे देखते हैं अगला और अंतिम हमारा क्या है अर्थ के आधार पर। अंतिम है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है? कहा गया कि जिन वाक्यों से हर्ष यानी प्रसन्नता, शोक, दुख, विस्मय यानी आश्चर्य, घृणा यानी नफरत का भाव, भय यानी डर का भाव आदि मनोभाव, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जब हम खुशी होते हैं तो प्रसन्नता दिखाई देती है, दुखी होते हैं तो शोक दिखाई देता है,
आश्चर्य होता है किसी बात को तो विस्मय दिखाई देता है, किसी से नफरत करते हैं तो घृणा का भाव होता है, जब हम डर रहे होते हैं तो भय का भाव होता है। तो कहा कि ऐसे मनोभाव यानी मन के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यानी विस्मयवाचक कुछ हमें नया कुछ लग रहा हो उसके लिए। तो कहा वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। तो वाह जो शब्द है और उसके बाद में ये देखिए आप ये चिन्ह भी लगाया विस्मयवाचक चिन्ह, यानी कि कितने सुंदर खिलौने हैं, इस बात को देख करके कहने वाला बड़ा प्रसन्न हो रहा है। वाह शब्द से इस बात की पुष्टि होती है कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। ये जैसे और बहुत सारे वाक्य होते हैं, शाबाश तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें शुरुआत में ही आपकी प्रसन्नता का भाव प्रकट हो जाता है। ऐसी कई बार और छी छी कितना गंदा कपड़ा लेके आए हो, तो ऐसे कोई और भी ऐसे शब्द होते हैं विस्मयवाचक होते हैं, या घृणा का भाव, अरे मैं तुमसे जिंदगी में बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसे बात जो होते हैं। वाओ मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे जो शब्द होते हैं ये सब क्या है, ये सब विस्मयवाचक हैं। शोक का प्रकट होता है, अरे तुम्हारे पिता की मृत्यु का सुनकर बड़ा दुख हुआ। कुछ ऐसे वाक्य जो हमें दुख, प्रसन्नता, विस्मय, घृणा को प्रकट करते हैं, इनको क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। अब हम रचना के आधार पर देखेंगे कि वाक्य के रचना के आधार पर कितने प्रकार से वाक्य बन सकते हैं। तो एक है सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी एक विधेय का मतलब एक ही क्रिया, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि जिनमें एक उद्देश्य हो, एक ही कर्ता हो, उद्देश्य का मतलब कर्ता, और एक विधेय का मतलब एक ही क्रिया हो, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण को मार दिया, पूर्ण विराम लगाना या भूल गए हैं बच्चा। तो कहा श्री राम ने, श्री राम कौन है, उद्देश्य, किसको मार दिया, रावण को, एक ही क्रिया हुई ना, ये तो इनका कर्म है। तो जहां पर एक ही क्रिया और एक ही क्या होता है, उद्देश्य होता है, वहां पर सरल वाक्य होता है। बहुत सारे सीधे सीता बन जा रही है, बच्चे पढ़ते हैं, या आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय आप वाक्य का स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो एक बार में अगर एक ही क्रिया हो रही है तो वहां पर वाक्य कैसा होगा, सरल वाक्य होगा। दूसरे नंबर पर जो हमारा वाक्य है वो क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे पता चलेगा, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य और किंतु, परंतु, तथा, या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य के लिए इन्होंने क्या बता दिया कि क्या समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे बच्चों। तो समुच्चय बोधक शब्द है और, किंतु, परंतु, तथा, या, एक आध शब्द और छूट गए जैसे वा, एवं, है ना, ये सारे जो नहीं इसमें लिखे हैं, एवं, ये सारे हमारे समुच्चय बोधक है, कंजक्शन है, ये वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो ऐसे वाक्य हमारे कैसे वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे लिखा हुआ है उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे, क्या लिखा है उदाहरण में, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, अर्थात सूरज निकलना एक क्रिया हो गई, सूरज निकला साधारण एक वाक्य था, यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा देते तो हमारा सरल वाक्य पूरा हो जाता। या पक्षी चहचहाने लगे तो ये भी हमारा सरल वाक्य बन जाता, भाई पक्षी उद्देश्य है और चहचहाने लगे ये क्रिया है। यहाँ पर भी सूरज उद्देश्य है और निकला ये विधेय हो गया। तो दो वाक्य थे, अब इनको हमने जोड़ दिया किस बात से, समुच्चय बोधक शब्द लगाकर और लगा दिया। अब और लगा दिया तो क्या बताइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो क्रियाएं, सूरज का निकलना और पक्षियों का चहचहाना, इसलिए यहाँ पर जोड़ा किससे गया, और से, पूर्ण विराम नहीं लगाया गया क्योंकि बीच में और आ गया। और, एवं, किंतु, परंतु जब भी आ जाए तो पहले ये भी ध्यान रखना है कि हमें पूर्ण विराम नहीं लगाना है। तो ये हमारा दूसरा वाक्य कौन सा हुआ, संयुक्त वाक्य। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं कि मिश्रित वाक्य क्या है। मिश्रित वाक्य लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, एक मुख्य कैसा हो, मुख्य हो या तो वो वाक्य या प्रधान उपवाक्य हो, है ना,
अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों। अन्य उपवाक्य यानी और जो वाक्य आएंगे वो आश्रित हों किस पर? पहले वाले वाक्य पर। पहले वाले वाक्य को बिना सुने हम उस वाक्य के अर्थ को नहीं समझ सकते। तो आगे कहा उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया उन्होंने कि मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है। ठीक है, अगर हमें कि मेरे पास एक गुड़िया है तो ये वाक्य तो है, लेकिन अगर हमने ये जो उपवाक्य इधर का सोचा कि जो बैटरी से चलती है, जो बैटरी से चलती है, तो इसका मतलब इसके पहले कोई वाक्य होगा। तो वो वाक्य क्या है? वो वाक्य था मेरे पास एक गुड़िया है। या दूसरा उदाहरण यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं उदाहरण, कि मान के चलिए कि मैं जानती थी कि आप जरूर आओगे। मैं जानती थी कि आप जरूर आओगे, जब भी वाक्य में कि लग जाता है तो भी यहाँ पर हमारा वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। आप लोग प्रार्थना पत्र लिखते हो तो उसमें लिखते हो कि सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा का या मैं आपकी कक्षा की इस क्लास की विद्यार्थी हूँ। तो वहाँ जब आप कि लगा रहे होते हो तो निश्चित ही वो मिश्रित वाक्य होता है, यानी वहाँ पर वाक्य डिपेंड है। आप पहले कुछ कहना चाहते हो, उसके बाद आपका कुछ और अर्थ भी है जो बिना दूसरे वाक्य को सुने हुए नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो हमारा मिश्रित वाक्य होता है। तो आशा है कि आप इन जो वाक्य का स्वरूप है उसको समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ी वाक्य की परिभाषा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि वाक्य की परिभाषा, वाक्य क्या था? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य था। फिर हमने पढ़ा वाक्य के अंग। कितने अंग थे? 2 अंग थे, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या था? कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय यानी विधेय का मतलब कर्ता के विषय में जो कुछ कहा गया वो हमारा विधेय कहलाया। उसके बाद हमने उद्देश्य और विधेय के कई सारे उदाहरण देखे। फिर हमने देखा वाक्यों के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं। तो पता चला कि वाक्यों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने थे? अर्थ के आधार पर हमने समझा कि इसके 8 भेद थे। किसी बच्चे को याद है कौन कौन से थे? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। इसके बाद हमने देखा कि रचना के आधार पर उनके कौन कौन से भेद हैं। तो हमने देखे 3 भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उसको हम आमतौर पर सरल वाक्य के रूप में जानते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में कंजक्शन जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं, और एवं, किंतु, परंतु ऐसे शब्द अक्सर जुड़े रहते हैं जिनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमने समझा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में हमने क्या समझा? मिश्रित वाक्य में हमने समझा कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य जो होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। और अधिकतर इन वाक्यों को समझने के लिए जैसे कि जो शब्द है, की शब्द है, ऐसे शब्द अवश्य लगे होते हैं। अगर जैसे आता है कि रोहित ने कहा कि वह जल्दी लौट आएगा, अगर कि वह जल्दी लौट आएगा अलग वाक्य था, लेकिन यहाँ मोहित ने कहा, क्या कहा मोहित ने, ये जो प्रधान उपवाक्य है, इसके बाद का अगर हम वाक्य नहीं सुनेंगे तो मोहित जो कहना चाहता था वो हम तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में वाक्य के स्वरूप को समझा। आशा है आपको भी समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।